पूजा और दीपू दोनों बच्चे बहुत परेशान थे। उनकी माँ अभी तक काम से नहीं लौटी थी। पूजा दीदी, माँ ताई जी के घर बहुत देर से गई हुई हैं। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। मुझे भूख लगी है। भूख तो मुझे भी लगी है। चल हम दोनों ताई जी के घर से माँ को बुलाने चलते हैं। कुछ समय पहले गायत्री के पति का एक दुर्घटना में देहांत हो गया। इस कारण गायत्री पर मुसीबतें आ गई। घर में खर्च के लिए पैसे नहीं थे, तो मजबूरी में गायत्री अपनी जेठानी के घर पैसे मांगने गई, तो उसने उधार देने से साफ मना कर दिया। देख गायत्री, उधार तो मैं तुझे दे नहीं सकती। हाँ, मेरी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे घर में साफ सफाई बर्तन के काम के लिए रख सकती हूँ। बदले में तू पैसे और एक वक्त की रोटी ले लिया करना। ठीक है भाभी, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी। और तभी से गायत्री सरोज के घर नौकरानी बनकर काम करने लगी। पूजा दीपू को बहुत भूख लगी थी, इसलिए वो खुद ही अपनी माँ को बुलाने के लिए अपनी ताई जी के घर चले जाते हैं। पर वहां जाकर दोनों का रोना निकल जाता है। सरोज गायत्री को झाड़ू से पीट रही थी। मेरा यकीन मानो भाभी, मैंने दूध का पतीला अच्छे से ढका था। मैंने ऊपर वजनदार बर्तन भी रख दिया था। मुझे मत मारो भाभी। एक तो नुकसान कर दिया, ऊपर से झूठ भी बोलती है। तूने पतीला ढका ही नहीं, इसीलिए बिल्ली दूध में मुंह मार गई, वरना ढका हुआ होता तो कभी भी बिल्ली मुंह ना मारती। सजा तो तुझे मिलेगी। अब इस महीने तुझे पैसे भी काट कर दूंगी और आज खाना भी नहीं मिलेगा। हाँ। नहीं भाभी, ऐसा मत करो। मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं। उन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। आपके घर से जो खाना मिलता है वही मैं बच्चों को देती हूँ। माँ। अरे बच्चों, तुम और यहाँ? माँ, आप आई नहीं थी तो हम आपको देखने के लिए आ गए। पर ताई जी आपको मार क्यों रही है? ताई जी, आप माँ को क्यों मार रहे हो? माँ को दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है तो मैं क्या करूं? दर्द तो मुझे भी हुआ है। अरे 2 किलो दूध खराब हो गया, इसके पैसे कौन देगा? पैसे की तो ऐसे ही वसूली करनी पड़ेगी ना। चल जाए यहाँ से अपने बच्चों को लेकर। आज खाने को कुछ नहीं मिलेगा। कल काम पर आना, अब कल ही मिलेगा। गायत्री बच्चों को लेकर रोती हुई घर आ जाती है और उस रात वो और उसके बच्चे पानी पीकर ही सो जाते हैं। उधर सरोज अपनी मक्कारी पर बहुत खुश हो रही थी। तू तो बड़ी चालाक है सरोज, है? खुद ही दूध का पतीला खुला छोड़ दिया और इल्जाम सरोज पर लगा दिया। तो और क्या, कोई बिल्ली दूध पर मुंह नहीं मार गई। वो तो मैंने जानबूझकर सरोज पर झूठा इल्जाम लगाया ताकि ये पैसे बच जाए और उसे भी थोड़ा डर रहे। अरे डराना भी तो जरूरी है, वरना सर पर चढ़ जाएगी। गायत्री के जेठ जेठानी एक नंबर के मक्कार इंसान थे। उन्हें उस गरीब मजबूर माँ और बच्चों पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया। अगले दिन बच्चों को समझा बुझाकर काम पर चली जाती है। गायत्री की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो चुपचाप आंगन में झाड़ू लगाने लगी। काम करते हुए गायत्री को थोड़ी देर हो गई तो सरोज उसे फिर से मारने लगी। एक तो काम भी देर से किया, ऊपर से ये झाड़ू भी तोड़ दी। अब कौन देगा इस झाड़ू के पैसे? हाँ, मैंने झाड़ू नहीं तोड़ी भाभी, ये पहले से ही खराब हो रही थी। मैं आपको पहले भी कई बार बोल चुकी थी कि झाड़ू खराब हो रही है। तुझे क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? तूने ही तोड़ी है ये झाड़ू। मुझे नहीं पता। अब या तो नई झाड़ू लेकर आ या फिर यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है। भाभी, इतने दिन से आपने मुझे पैसे नहीं दिए, कुछ भी पैसे नहीं है। झाड़ू बहुत महंगी आती है, मैं कहाँ से लाऊंगी? मुझे तो कोई उधार भी नहीं देगा भाभी। मुझे कुछ नहीं सुनना। जब झाड़ू खरीद ले तब तू काम पर आ जाना। सरोज घर आ जाती है और रोने लगती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो झाड़ू खरीदने के पैसे कहाँ से लाए। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर दीपू और पूजा बहुत परेशान हो जाते हैं। पूजा दीदी, माँ के पास पैसे नहीं है, हमें ही माँ के लिए झाड़ू लानी होगी। पर दीपू, हमारे पास भी तो पैसे नहीं है। हम दोनों कैसे माँ के लिए झाड़ू खरीद कर ला सकते हैं? पूजा दीदी, माँ कहती है ना कि गणेश जी से प्रार्थना करके जो भी मांगो वो हमें देते हैं। दीदी, हम भी भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं कि वो हमारी माँ के लिए नई झाड़ू दे दें। हाँ दीपू, तू ठीक कह रहा है। हम भगवान गणेश जी से प्रार्थना करते हैं। गणेश जी, माँ कहती है कि आप सबकी प्रार्थना सुनते हो, हमारी भी सुन लो। हमारी माँ को नई झाड़ू चाहिए, आप वो दे दो। गणेश जी, हमें नई झाड़ू दे दो। हमारी माँ घर पर बहुत परेशान है, उनके पास नई झाड़ू खरीदने के पैसे नहीं है। तभी उनके सामने भगवान गणेश प्रकट होते हैं। बच्चों, तुमने मुझे मन से याद किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये झाड़ू दे रहा हूँ। अब तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जाओ ये झाड़ू ले जाकर
अपनी माँ को दे दो। गणेश जी, माँ सच कहती थी, आप प्रार्थना सुनकर जरूर मदद के लिए आते हो। गणेश जी, आप बहुत अच्छे हो। बच्चों की मासूम बातें सुनकर भगवान गणेश मुस्कुरा देते हैं और अंतर्ध्यान हो जाते हैं। दीपू और पूजा घर पहुंचते हैं और वो झाड़ू अपनी माँ को दे देते हैं। बच्चों की बातें सुनकर गायत्री की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि भगवान गणेश स्वयं बच्चों के सामने प्रकट हुए। ले आई नहीं झाड़ू, चल फिर तू काम करना शुरू हो जा। कल से कोई काम नहीं हुआ। सबसे पहले स्टोर की झाड़ू लगा ले, बहुत दिनों से स्टोर की सफाई नहीं हुई। और बत्ती नहीं आ रही, संभाल कर काम करना। स्टोर रूम में बहुत महंगे सामान रखे हैं। भाभी, अंधेरे में काम कैसे करूंगी? बत्ती आने देते तब तक मैं बाहर का कर लेती हूँ। जितना कहा जा रहा है उतना सुन, जाकर पहले स्टोर की सफाई कर। स्टोर रूम में अंधेरा था। गायत्री को नजर नहीं पड़ी और अंधेरे में वो एक फूलदान से टकरा जाती है और फूलदान टूट जाता है। सरोज के गुस्से का ठिकाना नहीं था। वो जैसे ही गायत्री के हाथ से झाड़ू छीनकर उसे पीटने लगती है, झाड़ू उलटवार करती है और सरोज को पीटना शुरू कर देती है। सरोज बचाओ बचाओ चिल्लाने लगती है। तभी झाड़ू में से आवाज आती है, हुआ दर्द? ऐसे ही तूने गायत्री को बिना गलती के कई बार झाड़ू से मारा है। अब तेरी बारी है, बता आज के बाद गायत्री को तंग करेगी? नहीं नहीं, मैं गायत्री को कुछ नहीं करूंगी, मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। गणेश जी की दी हुई जादुई झाड़ू ने अच्छा सबक सिखाया। गायत्री, अब तुम्हें यहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इतना धन दूंगी जिससे तुम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकोगी। देखते ही देखते झाड़ू में से सोने के सिक्के गिरने लगते हैं। गायत्री, ये सारा धन तुम्हारा है, इसे ले जाकर अपने नए काम की शुरुआत करो। मेरा कार्य यहीं तक था, अब मैं जा रही हूँ। भगवान गणेश का आशीर्वाद तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों पर हमेशा बना रहेगा। गायत्री ने भगवान गणेश को मन ही मन धन्यवाद कहा और उस दिन के बाद वो अपने बच्चों के साथ खुशी से रहने लगी। मीरा देखने में बहुत खास नहीं थी, रंग से सांवली और शरीर से भी भरी भरी, लेकिन फिर भी वो एक मशहूर मॉडल बनना चाहती थी। सुंदर सी ड्रेस पहनकर एक बड़े से स्टेज पर रैंप वॉक करना उसका बचपन का सपना था। इसलिए अपनी कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर वो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करना चाहती थी। मीरा, देख, मेरे मानने या ना मानने से कुछ नहीं होने वाला। तू क्या करेगी ये तो तेरे पापा ही तय करेंगे ना। हाँ मम्मी, तभी तो मैं आपको समझा रही हूँ ताकि आप पापा को समझा सको। मम्मी, फैशन डिजाइनिंग में बहुत स्कोप है और आपको तो पता ही है ना कि मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। तो अगर फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर लूंगी तो मैं आसानी से एक अच्छी मॉडल बन सकती हूँ। नहीं मीरा, तुम चाहे जो कर लो, एक मॉडल ना तो तुम बन सकती हो और ना ही हम तुम्हें बनने देंगे। तुम पढ़ने में इतनी अच्छी हो तो क्यों इस बेकार के प्रोफेशन में अपना समय और भविष्य बर्बाद करना चाहती हो, और वो भी कॉलेज की पढ़ाई को बीच में छोड़कर। लेकिन पापा, मीरा, मुझे और बहस नहीं चाहिए। तुम्हारे लिए क्या अच्छा है ये हम तुमसे बेहतर जानते हैं। देखो बेटा, हम तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहते, पर अब तुम्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है। तुम्हें याद है कि हमने तुम्हारी जिद पर तुम्हें कॉलेज के फैशन शो में हिस्सा लेने दिया था। क्या हुआ उसके बाद, याद है ना तुम्हें? सब लोग कैसे तुम पर हंस रहे थे, और वैसे भी ये प्रोफेशनल कोर्सेज कितने महंगे होते हैं, तुम्हें पता भी है। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ कॉलेज भेज सकता हूं, इससे ज्यादा मेरी हैसियत नहीं है, तो इस मसले पर बहस की गुंजाइश नहीं। चलो अब जाकर पढ़ाई करो, और हां, जरा मुझे आज का अखबार लाकर देना। मीरा कुछ नहीं कह सकी। वो चुपचाप वहां से चली गई और उस दिन का अखबार लेकर अपने पिता के पास जाने लगी। तभी उसकी नजर अखबार में छपे एक इश्तिहार पर पड़ी। अरे, ये तो मशहूर फैशन डिजाइनर सुगम कपूर हैं, उन्हें मॉडल की जरूरत है। मुझे यहाँ जाना चाहिए, शायद कुछ बात बन जाए। मीरा उस एड वाले पेज को अपने पास रख लेती है। फिर अगले दिन वो उसी फैशन हाउस में पहुंच जाती है। वहां सब कुछ मीरा के लिए एक सपने जैसा था। हर तरफ एक से एक सुंदर ड्रेसेस और एक से एक खूबसूरत मॉडल्स वहां पर मौजूद थी। मीरा इस सब में खोई गई थी कि तभी, हे यू, क्या काम है?
किससे मिलना है तुम्हें? जी मुझे सुगम सर से मिलना है। सुगम सर इस शहर के सबसे मशहूर फैशन डिजाइनर हैं और तुम्हें क्या लगता है वो यूं ही किसी से भी मिल लेंगे? मैं उनकी मैनेजर हूँ, मुझे बताओ क्या काम है उनसे। वो मैम, मैं ये एडवर्टीजमेंट देख कर आई हूँ, मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ। क्या कहा मॉडल? और तुम सच बताओ, क्या यहाँ आने से पहले आईना देखा था तुमने? सुगम सर को अपने ब्रांड न्यू लहंगा कलेक्शन के लिए मॉडल चाहिए। एक ऐसी मॉडल चाहिए उन्हें जो उनके डिजाइन किए हुए लहंगे को पहनकर बिल्कुल एक परी जैसी दिखे। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? जी मैं समझ गई। तो मुझे यहाँ कोई और काम मिल सकता है क्या मैडम प्लीज? अच्छा, वैसे यहाँ साफ सफाई के लिए किसी की जरूरत है तो सही, लेकिन मैं कर लूंगी, बहुत अच्छे से करूंगी मैं। प्लीज मुझे ये काम दे दीजिए। मीरा किसी भी हाल में उस फैशन हाउस से जुड़ना चाहती थी। इसके लिए वो वहां साफ सफाई के काम के लिए भी तैयार हो गई। वो अगले ही दिन से उस फैशन हाउस में साफ सफाई के लिए जाने लगी। घर पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया। वो कॉलेज जाने के लिए घर से निकलती, लेकिन पहले उस फैशन हाउस में आकर साफ सफाई करती और फिर उसके बाद कॉलेज जाती। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा। फिर एक दिन, अरे वाह, ये कितना सुंदर लहंगा है। लगता है जरूर ये लहंगा सुगम सर के नए कलेक्शन में से है। काश मैं इसे एक बार पहनकर देख पाती। वैसे यहाँ सबसे पहले तो मैं ही आती हूँ साफ सफाई के लिए, मेरे जाने के बाद ही सब आते हैं। एक बार चुपचाप पहनकर देख लूंगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। मीरा ने ये तो बिल्कुल सही अंदाजा लगाया था कि वो लहंगा सुगम कपूर के लेटेस्ट कलेक्शन में से था, लेकिन उसका ये अंदाजा गलत था कि उस वक्त उस फैशन हाउस में उसे देखने वाला कोई नहीं था। ये शायद उसकी खराब किस्मत ही थी कि उस दिन खुद सुगम कपूर वहां मौजूद था। उसका लेटेस्ट कलेक्शन जल्द ही लॉन्च होने वाला था, तो वो खुद सारी तैयारियों को देखने के लिए वहां आया हुआ था और इत्तेफाक से एक रात पहले वहीं अपने केबिन में रुका हुआ था। मीरा जैसे ही वो लहंगा पहनकर आईने के सामने आई तो सुगम कपूर ने उसे सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग स्क्रीन पर देख लिया। वो फौरन अपने केबिन से बाहर निकलकर मीरा के पास आया और गुस्से से बोला, हे, कौन हो तुम और तुमने किससे पूछकर इस लहंगे को हाथ लगाया? सुगम कपूर भले ही मीरा को नहीं जानता था, लेकिन मीरा उसे अच्छी तरह से पहचानती थी। वो सुगम कपूर को देखते ही जैसे एक बुद्ध बन गई थी। तुमसे पूछ रहा हूं मैं, कौन हो तुम? जल्दी बताओ, वरना मैं अभी सिक्योरिटी को बुलाता हूं। नहीं, रुकिए सर, मेरा नाम मीरा है। मैं यहाँ आपके फैशन हाउस में ही काम करती हूँ। क्या, यहां काम करती हो? तो फिर आज से पहले मैंने तुम्हें कभी यहां देखा क्यों नहीं? जी सर, मैं यहाँ साफ सफाई का काम करती हूँ और करीब 15 दिन पहले ही मैंने यहाँ ज्वाइन, मेरा मतलब है काम शुरू किया है। मुझे निशी मैडम ने मेरा मतलब है कि निशी मैडम ने काम पर रखा था मुझे। ओके, अगर ऐसा है तो जरा समझाओगी कि ये लहंगा क्यों पहना है तुमने? क्या इसे पहनकर साफ सफाई करोगी तुम? इसे हाथ लगाने से पहले पूछा तुमने किसी से? आई एम रियली वेरी सॉरी सर। वो दरअसल बात यह है कि मैं हमेशा से आपसे मिलना चाहती थी। मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ सर, और यहाँ आई भी इसीलिए थी, लेकिन क्या मॉडल नहीं बन सकी तो झाड़ू पोछा करने लगी? व्हाट नॉनसेंस, ये सब बातें मेरे सामने मत बनाओ तुम। आई नो तुम यहाँ मेरा कलेक्शन चुराने के लिए आई हो। बताओ मुझे, मेरे किस राइवल ने भेजा है तुम्हें यहाँ चोरी करने? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा यकीन कीजिए। मैं तो बस यहाँ रहकर सीखना चाहती थी। ये देखिए सर, मैंने खुद एक लहंगा भी डिजाइन किया है। इतना कहकर सुगम कपूर की तरफ एक कागज बढ़ाती है जिसमें मीरा ने खुद एक बहुत सुंदर लहंगा डिजाइन किया हुआ था, लेकिन सुगम कपूर उसके डिजाइन पर नजर तक नहीं डालता और गुस्से में उससे कहता है, अच्छा, तो तुझे लगता है कि तू जो कहेगी वो मैं मान लूंगा? हाँ, देख, तू जैसी दिखती है ना, उस हिसाब से मॉडलिंग को तो तू भूल ही जा। आई हैव मैनी मोर गुड ऑप्शंस देन यू। जहां तक रही बात फैशन डिजाइनिंग की, तो उसके लिए भी मुझे तेरी जरूरत तो नहीं है। अब इससे पहले कि मैं पुलिस को फोन करके यहाँ बुलवाऊं, तू यहाँ से गायब हो जा। और हाँ, तेरे जाने से पहले ये लहंगा इसकी जगह पर होना चाहिए, समझी ना? एक बात और, फिर कभी तेरी ये बेकार शक्ल मेरे फैशन हाउस के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए, समझी ना? मीरा फौरन जाकर अपने कपड़े बदलती है और उस लहंगे को सही सलामत उसकी जगह पर रखने के बाद वो सुगम कपूर के फैशन हाउस से बाहर आ जाती है। उसके सारे सपने एक बार फिर बिखर गए थे। वो आंखों में आंसू लिए अपने बनाए हुए लहंगे के डिजाइन को देख रही थी। तभी अचानक एक करिश्मा हुआ। उसके आंसू जैसे ही उस डिजाइन वाले कागज पर पड़े तो वहां एक तेज रोशनी चमकी, जिसके साथ वो लहंगे का डिजाइन
एक असली लहंगे में बदल गया। वो हूबहू वैसा ही था जैसा कि मीरा ने कागज पर बनाया था। ये देखकर मीरा चौंक गई। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ये कैसे हो सकता है? ये तो बिल्कुल वैसा ही लहंगा है जैसा मैंने मन में सोचा था डिजाइन बनाने से पहले। ये तो जादू है। मीरा उस लहंगे को सबकी नजरों से बचाकर अपने घर लेकर जाती है और फिर अकेले में उस लहंगे को पहनकर देखती है। उस लहंगे को पहनते ही मीरा एक सुंदर मॉडल बन जाती है। एकदम गोरी चिट्टी, स्लिम ट्रिम और बहुत ही खूबसूरत लग रही थी वो। ये तो कमाल हो गया। मैं इतनी स्लिम और मेरा चेहरा ये भी कितना चमक रहा है। ये जादू कैसे हुआ मीरा नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी अब वो बहुत खुश थी। उसने तुरंत ही लहंगे में अपनी कुछ फोटोज क्लिक करके ऑनलाइन अपलोड कर दी। देखते ही देखते उसकी फोटो ट्रेंड करने लगी और कई फैशन डिजाइनर मॉडलिंग के लिए खुद उसे अप्रोच करने लगे, जिनमें से सुगम कपूर भी एक था। वो खुद मीरा से मिलने उसके घर आ पहुंचा। हेलो, दिस इज सुगम कपूर, द फेमस फैशन डिजाइनर। कॉन्ग्रेचुलेशन, आप तो सबकी चहेती बन गई हैं। देखिए, आप जितनी मशहूर हैं उतना ही मशहूर मेरा ब्रांड भी है। तो अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो कमाल कर सकते हैं। जी, आई एम रियली वेरी सॉरी, बट मुझे आपका कलेक्शन कुछ खास पसंद नहीं आया, इसलिए मैं आपके लिए मॉडलिंग नहीं कर पाऊंगी। क्या? बट ये कैसे कह सकती हैं आप? आपने अभी मेरे डिजाइन्स देखे ही कहाँ हैं? मैंने आपका मेन डिजाइन देखा भी है और उसे पहना भी है। शायद आप उस दिन को भूल गए हैं, लेकिन मैं कभी नहीं भूल सकती जब आपने मेरी बेइज्जती की थी। मेरे चेहरे और रंग रूप का मजाक उड़ाया था आपने। तब मैं आपके साथ काम करने के लिए बेताब थी, लेकिन आपको मैं लायक नहीं लगती थी। कुदरत का करिश्मा देखिए सर, हम आज भी साथ काम नहीं कर सकते, बिकॉज नाउ आई हैव मोर बेटर ऑप्शंस देन यू। इतना कहकर मीरा ने सुगम कपूर को अपने घर का मेन दरवाजा दिखा दिया, जिसका मतलब साफ था। सुगम कपूर बाहर तो आ गया, लेकिन उसकी आंखों में अब गुरूर की जगह पछतावा साफ दिखाई दे रहा था।